आज की कहानी जो कि साइंस फिक्शन और एडवेंचर से भरी पड़ी है। ये कहानी काफी रोमांचक होने वाली है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मिचेला और क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है। ये दोनों भाई बहन थे। क्रिस्टोफर काफी इंटेलिजेंट और हाई आईक्यू वाला लड़का होता है। वो यहाँ पर मैथ्स की काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था और क्रिस्टोफर के टीचर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्रिस्टोफर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमें क्रिस्टोफर को अपनी बहन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ हमें मिचेला और क्रिस्टोफर की बातों से ये पता चलता है कि इन दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। और तभी क्रिस्टोफर से एक आर्मी जनरल टकराता है। वो उसके स्टर्ट पर बने रोबोट बोट के लिए उससे कह रहा था कि जल्द ही इन बोट्स का नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि इंसानों और रोबोट के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। इसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि इस दौर में इंसानों ने अपने रोजमर्रा के कामों के लिए रोबोट्स बनाए और उन रोबोट्स का इस्तेमाल करने लगे। काफी समय तक वो इंसानों के वफादार रहे, पर अचानक उन सभी रोबोट्स में सोचने की क्षमता विकसित हो गई, जिसकी वजह से वो रोबोट्स के प्रति इंसानों द्वारा किए गए उन बोट्स का यूज और रोबोट्स का सेक्रीफाइस अब और नहीं चाहते थे। वो अपना अधिकार चाहते थे। वो इंसानों के लिए दिन रात काम करके थक गए और उन्होंने अपने लिए एक नई जिंदगी की मांग की। रोबोट्स इंसानों के प्रति अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। वो फ्रीडम चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने रोबोट्स राइट्स के लिए इंसानों से लड़ना शुरू किया। बहुत जल्द ये लड़ाई युद्ध में बदल गई और अब ये घोषणा कर दी गई कि किसी भी इंसान के पास अगर कोई भी रोबोट या बोट पाया जाता है तो उसे देशद्रोही मान लिया जाएगा। और अब इंसानों और रोबोट के बीच लड़ाई में इंसान कमजोर पड़ते गए, क्योंकि वो रोबोट ना ही सोते और ना ही कुछ खाते थे। वो लगातार बस लड़ा करते और इस तरह 2 वर्षों तक लगातार इंसान रोबोट से हारते गए। पर तभी एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम ईथन था। उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसे न्यूरोकास्टर कहा जाता है। एक ऐसा यंत्र जो कि इंसान के दिमाग को मैकेनाइज्ड ड्रोन बॉडी से जोड़ता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से इंसानों ने बिना लोगों की जान गंवाए कुछ ही हफ्तों में इस वॉर को जीत गए। और इन सारे रोबोट्स का लीडर मिस्टर पीनट ने प्रेसिडेंट के सामने आत्मसमर्पण किया और जंग में बचे सारे रोबोट्स के लिए एक अलग जगह बनाई गई, जिसे सेंट्रल एक्सक्लूसिव जोन कहा जाता है। ये 1 लाख स्क्वायर माइल जितनी बड़ी जेल है, जहाँ पर सारे रोबोट्स को रखा गया है। और फिर साइंटिस्ट ईथन ने उस न्यूरोकास्टर को रीडिजाइन करके आम आदमियों के उपयोग में लाने के लिए बना दिया, जिससे कि उसके इस्तेमाल से आम आदमी एक जगह पर बैठे हुए भी दूसरे कई काम कर सकते हैं। और इस तरह इस न्यूरोकास्टर का पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इन सब घटनाओं को हुए काफी समय बीत चुका है। हम एक घर पर मिचेला को देखते हैं, जो कि अपने अंकल टैब के साथ रहा करती है। मिचेला से उसके अंकल टैड रोबोट के जरिए बात कर रहे होते हैं। उनका दूसरा हिस्सा कहीं और मजे कर रहा था। इसके बाद मिचेला घर से अपनी साइकिल उठाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। यहाँ हम स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर मिचेला के सारे साथी न्यूरोकास्टर पहनकर पढ़ाई कर रहे थे, पर मिचेला न्यूरोकास्टर नहीं पहनती, क्योंकि मिचेला मानती कि वो असली दुनिया में रहकर ही सब कुछ सीख सकती है। न्यूरोकास्टर ना पहनने की वजह से मिचेला को अपनी टीचर के सामने डांट पड़ती है और उसे उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा जाता है। मिचेला की फैमिली ही नहीं है तो वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। दरअसल मिचेला के पेरेंट्स और उसका भाई एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। इसके बाद मिचेला जब घर पर सो रही होती तो तभी अचानक उसकी नींद खुलती है किसी चीज की आवाज से, और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बोर्ड दिखाया जाता है, जिससे डरकर वो अपने बेड के नीचे छुप जाती है। पर वो रोबोट घर के अंदर आ जाता है और वो मिचेला को देख लेता है। मिचेला उस रोबोट से डर रही होती है, पर वो रोबोट इशारे करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मिचेला उस रोबोट से कहती है कि क्या तुम बोल सकते हो। ये सुनने के बाद वो रोबोट अपना हेड मिचेला की ओर करता है। उस रोबोट का अंदर का एक वायर टूटा था, जिससे कि उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मिचेला उसे ठीक कर देती है, पर फिर भी वो ठीक से नहीं बोल पाता। और पास ही रखी एक फोटो जिस पर मिचेला और उसके भाई की फोटो थी, उस फोटो में उसके भाई की ओर फिंगर करके वो अपने आप को उसका भाई बता रहा होता है। पर ये चीज मिचेला नहीं समझ पाती। इसी हलचल में डैड, जो कि अपने न्यूरोकास्टर में खोया हुआ था, वो जाग जाता है और वो मिचेला के रूम में आ जाता है। क्योंकि अब बोट्स या रोबोट्स को रखना इनलीगल था, तो वो मिचेला को बहुत जम के चिल्लाता है और उसे धक्का मार देता है। मिचेला सीधे जाकर उस रोबोट के ऊपर गिरती है। वो रोबोट उसका भाई जिस तरह उसे साइन लैंग्वेज में बात किया करता था, वो भी वैसा ही करता है, जिससे कि मिचेला समझ जाती है कि उसके भाई की कॉन्शियस इस रोबोट में है। और तभी वो रोबोट मिचेला को जिस आदमी ने ढकेला था, वही टेड उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे भी वैसा ही धक्का मारता है जैसे उस आदमी ने मिचेला को मारा था। और इसके बाद मिचेला उस रोबोट के साथ उसके अंकल टैड की कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। काफी दूर आने के बाद कार खराब हो जाती है। मिचेला कार से उतरती है और उस रोबोट के पास जाती है। मिचेला उस रोबोट से बात करती है कि क्या तुम क्रिस्टोफर हो, तुम तो मर चुके थे, क्या तुम अब भी जिंदा हो, जिस पर वो हाँ कहता
है और मिचेला क्रिस्टोफर से कहती है कि तुम अभी कहाँ पर हो, जिस पर वो मैप पर एक जगह पर उंगली रखता है। ये देखकर मिचेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि क्या तुम कहाँ पर हो, इसके बारे में और कोई जानता है, जिस पर वो हाथों से इशारे कर कर मिचेला को ये बताता है कि एक चश्मा पहनने वाला डॉक्टर जानता है कि वो कहाँ पर है। क्रिस्टोफर की इन बातों को समझने के बाद मिचेला याद करती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी तो तभी उसने एक ऐसा ही डॉक्टर को देखा था जो चश्मा पहनता था। इस बात को जानने के बाद मिचेला क्रिस्टोफर के साथ मैप पे बताई गई क्रिस्टोफर की जगह की ओर निकल पड़ती है। मिचेला और क्रिस्टोफर काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद न्यू मैक्सिको पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब इन्हें रात हो चुकी थी। ये एक जगह पर छुपे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है। उस ट्रक के बाहर केट नाम का एक आदमी निकलता है और ये अपने ट्रक से उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर मिचेला को जाना था। ये बात मिचेला केट की बातें सुनकर जान जाती है और तभी मिचेला देखती है कि केट के पास भी एक रोबोट बोट है, तो वो केट के ट्रक पर चोरी छुपे छुप जाती है। यहाँ दूसरी ओर हम मिचेला की छोड़ी गई उस कार पे देखते हैं जहाँ पर एक न्यूरोकॉस्टर की रोबोटिक बॉडी पर मिचेला के अंकल की उस कार की तलाशी ले रहा था। हमें उस आदमी की तलाशी लेने के ढंग से ये पता चलता है कि वो मिचेला के पास जो रोबोट है उसके पीछे लगा हुआ है। दूसरी ओर केट अपने रोबोट के साथ उस ट्रक को लेकर सेंट्रल एक्सक्लूजन जोन से होकर अपने अड्डे तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अंडरग्राउंड रहा करता था। और केट के पीछे पीछे भी मिचेल अपने रोबोट के साथ उस जगह तक पहुंच जाती है। यहाँ हम केट और उस रोबोट को देखते हैं। इन दोनों की आपस में अच्छी बना करती थी। तभी केट मिचेला को देख लेता है और केट मिचेला से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर मिचेला कहती है कि तुम एक्स जा रहे हो ना, मुझे भी वहीं जाना है। तभी वहाँ पर ये जिस लिफ्ट से नीचे आए थे वो लिफ्ट अचानक ऊपर जाने लगती है। इसका मतलब ये कि इन लोगों के अलावा कोई और भी यहाँ पहुंच चुका है। और तभी अचानक न्यूरोकास्टर पहने आरटीएफ का वही सोल्जर जो कि मिचेला के अंकल की कार की तहकीकात कर रहा था, वो वहाँ पहुंच जाता है और उसने केट और मिचेला को देख लिया था। वो मिचेला के सामने कहता है कि तुम्हें अपने अंकल की कार चुराने और उनका हाफ मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि केट का रोबोट पीछे से उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है, पर वो सोल्जर चालाक था, वो उसके वार से बच जाता है। यहाँ पर मिचेला और केट उस सोल्जर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफी कोशिशों के बाद केट और मिचेला उस सोल्जर से पीछा छुड़ा पाती है और ये लोग उस सोल्जर को वहाँ फंसा कर निकल जाते हैं। पर जब ये लोग उस टनल के बाहर आते हैं तो बाहर आकर केट देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान था और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई साधन चाहिए और ये बिना साधन के यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इसकी वजह से केट थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ रोबोट्स आते हैं जो कि वॉर के समय से यहाँ पर कैद हैं, जिन्हें देखकर ये लोग छुप जाते हैं और उनके जाने के बाद पास ही एक बिल्डिंग का दरवाजा केट अपनी मास्टर की से ओपन करता है और हम उस दरवाजे के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर केट के रोबोट हब के लिए एक आर्मर सूट था जो कि काफी बड़ा था। तो हब जाकर उस HRF कंपोनेंट सिस्टम में जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि काम के हिसाब से अब बॉडी चेंज करनी पड़ेगी और इसके बाद हब की मदद से ये सभी पास ही खड़ी एक वैन में बैठ जाते हैं जिसके चक्के नहीं होते। तो हब अपने हाथ में पकड़कर उस वैन में इन लोगों को बैठाल कर इस रेगिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में मिचेला केट को अपने भाई के बारे में बताती है और मिचेला केट को ये भी बताती है कि एक डॉक्टर ने उसके भाई को सेंटर को सौंप दिया और ये जो तुम कॉस्मोस का रोबोट देख रहे हो उसके अंदर मेरे भाई क्रिस की कॉन्शियस है। और केट भी अपने रोबोट हब के बारे में उसे बताता है कि वो किस तरह उसे वॉर के दौरान मिला था। ये लोग काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद एक जगह तक पहुंचते हैं जहां पर एक मैकेनाइज सिविलाइजेशन रह रही थी। तभी अचानक उस ओर से इन पर हमला होने लगता है और इस हमले के दौरान हब डैमेज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से ये सभी जख्मी थे। तभी वहाँ रोबोट्स आते हैं और वो इन्हें अपने साथ बंदी बनाकर अपने टाउन पे लेके जाते हैं। हम उस मैकेनाइज सिविलाइजेशन को देखते हैं जो कि काफी एडवांस थे और वहाँ पर हब की तरह काफी रोबोट्स थे। केट और मिचेला की मुलाकात पीनट से होती है जो कि इन सभी रोबोट्स का लीडर था। दूसरी ओर हम उसी सोल्जर को देखते हैं जिससे मिलने साइंटिस्ट ईथन आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। तुम जिस बोट को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हो वो सेंट्रल की प्रॉपर्टी है, तुम्हें किसी तरह उसे मेरे पास लाना है। और इसके लिए वो सोल्जर मान जाता है। यहाँ हम मिचेला और केट की ओर देखते हैं जहाँ पर ये पीनट से बातें कर रहे थे और पीनट इन्हें देखकर समझ जाता है कि ये हिंसक नहीं है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं करता। मिचेला पीनट से हेल्प मांगती है और वो अपने भाई के बारे में उसे बताती है और वो उससे उस डॉक्टर के बारे में भी पूछती है, जिस पर पीनट उस डॉक्टर के बारे में कुछ जानता था। पर पीनट को अभी भी इन लोगों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब यहाँ इन लोगों को रात हो जाती है जहाँ पर मिचेला अपने भाई क्रिस को याद कर रही थी और वो दोनों साथ में बैठकर जिस टीवी शो को देखा करते थे उसे देख रही होती है। ये देखकर आसपास के सारे रोबोट्स वहाँ पे आ जाते हैं और पीनट एक कोने से मिचेला को देख रहा था। वो समझ जाता है कि ये
ये बुरे इंसान नहीं है, इसलिए वो अपने एक साथी को उसके पास भेजता है और उसे डॉक्टर हब का एक लेटर देता है जिस पर लिखा था अगर क्रिस्टोफर तुम यहाँ पहुंचे तो तुम मुझ तक पहुंच जाओगे पीनट की मदद से। और ये जानने के बाद मिचेला थोड़ी खुश होती है। इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर पीनट इन सभी की मदद कर रहा था। वो अपने कुछ रोबोट साथियों के साथ मिचेला और केट को लेकर अपनी बस से उस डॉक्टर के पते की ओर बढ़ रहा था, पर हम यहाँ दूर से उसी सोल्जर को देखते हैं जो कि इन पर नजर रखा हुआ था। और कुछ ही देर बाद हम पीनट और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के पते तक पहुंच चुके थे जहाँ पर स्क्रैप भी मौजूद थे। ये बड़े ही विचित्र तरह के रोबोट्स होते हैं जो कि अपनी तरह के रोबोट्स को मारा करते हैं। ये किसी तरह उनसे बचकर डॉक्टर ह्यूज तक पहुंच जाते हैं और यहाँ मिचेला डॉक्टर ह्यूज से पूछती है कि मेरा भाई क्रिस्टोफर कहाँ पर है। हब के फोर्स करने के बाद वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा भाई क्रिस्टोफर साइंटिस्ट ईथन के कब्जे में है। उन लोगों ने उसे सिएटल सेंटर के आइलैंड कैंपस पर रखा है। मिचेला डॉक्टर से पूछती है कि उसे वहाँ क्यों ले गए हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि जब रोबोट और इंसान की वॉर पर इंसान मर रहे थे, जंग हार रहे थे, क्रिस्टोफर के आने के पहले तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद क्रिस्टोफर का जब स्कैन हुआ, हमारी सेंटर की मशीन ने एक ऐसा दिमाग ढूंढा जिसकी हमें जरूरत थी, वो वही सब था। डॉक्टर ह्यूज ये भी कहते हैं कि क्रिस्टोफर मानो ऊपर वाले की कोई देन हो। और ये बात जैसे ही साइंटिस्ट ईथन को पता चली, उसने तुम्हारे भाई के दिमाग की मदद से न्यूरोकास्टर का इन्वेंशन किया क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा भाई कोमा में चले गया और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैं इस चीज के लिए मान गया। और आज के समय में जितने भी न्यूरोकास्टर से ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है, वो सभी सर्वर से कनेक्ट होकर क्रिस्टोफर की दिमाग की एनर्जी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और यह सब जानने के बाद मिचेला उस डॉक्टर पे काफी भड़क जाती है। अभी यहाँ अचानक वही सोल्जर पहुंच जाता है तो ये लोग उस लैब के पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। पर यहाँ पर ईथन के भेजे हुए न्यूरोकास्टर ड्रोन्स पहुंच चुके थे और इन लोगों के बीच यहाँ लड़ाई चालू हो जाती है। उन ड्रोन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से मिचेला से क्रिस्टोफर को छीन लिया जाता है और वो ड्रोन क्रिस्टोफर को यहाँ से ले जा लेते हैं। और हम यहाँ पर ईथन की लैब पे देखते हैं जहाँ पर क्रिस्टोफर की बॉडी कोमा में थी और जिस पर क्रिस्टोफर की कॉन्शियस थी उसे भी ईथन ने कैद कर लिया था। यहाँ हम मिचेला को देखते हैं जो कि अपने भाई को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर पीनट आता है और वो क्रिस्टोफर की मदद करने का फैसला करता है। पीनट और उसके सारे साथी दिल के साफ रोबोट होते हैं और वो सभी मिलकर मिचेला के साथ क्रिस्टोफर को लाने के लिए निकल पड़ते हैं उस आइलैंड की ओर। और यहाँ पहुंचकर केट अपने रोबोट हब के साथ कार उठा कर ईथन की लैब की ओर फेंक रहा था। और फिर कुछ देर बाद इनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर मिचेला डॉक्टर ह्यूज के रोबोट पीसी के साथ क्रिस्टोफर की और लैब के अंदर बढ़ रही थी। यहाँ उन न्यूरोकास्टर ड्रोन और रोबोट के बीच लड़ाई जारी थी। कुछ रोबोट हाथ से मार रहे थे, कुछ पैरों से, और कुछ तो बिलबोर्ड का ही यूज कर रहे थे। इस लड़ाई में रोबोट्स उन न्यूरोकास्टर ड्रोन्स को अच्छी टक्कर दे रहे थे। दूसरी ओर मिचेला ईथन की लैब पर क्रिस्टोफर के पास पहुंच जाती है और वो क्रिस्टोफर से जुड़ने के लिए न्यूरोकास्टर का इस्तेमाल करती है जहाँ पर मिचेला क्रिस्टोफर की कॉन्शियस से मिलती है। यहाँ दूसरी ओर हम ईथन को देखते हैं जो कि खुद न्यूरोकास्टर पहनकर अपने बड़े से जायंट रोबोट के साथ मैदान पे उतर जाता है। वो एक एक करके मिचेला के सारे दोस्तों को मार रहा था। और यहाँ लैब के अंदर मिचेला क्रिस्टोफर से बातें कर रही थी। क्रिस्टोफर मिचेला से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर का रोबोट पीसी उससे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा वरना हमारे दोस्त नहीं बचेंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी मिचेला क्रिस्टोफर जिस न्यूरोकास्टर नेटवर्क से कनेक्टेड था उसे बंद कर देती है जिससे कि क्रिस्टोफर की डेथ हो जाती है और बाहर सारे न्यूरोकास्टर बंद पड़ जाते हैं। और यहाँ मिचेला ने अपने भाई क्रिस्टोफर की जान का सेक्रीफाइस करके अपने सारे साथियों की जान बचाई और उसने इंसानियत को चुना। यहाँ केट को देखते हैं जिसे लग रहा था कि उसने अपने दोस्त ह्यूज को खो दिया है, पर तभी अचानक ह्यूज के अंदर से एक छोटा ह्यूज निकलता है और वो केट को शॉक कर देता है। और फिर हमें पूरी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूरोकास्टर बंद होने की वजह से हर चीज थम चुकी थी। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक से क्या हो गया। और इसके बाद हमें मिचेला को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सारे लोगों को बता रही थी कि इस तरह इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हम अपनों से दूर हो गए। और वो काफी बेहतरीन स्पीच के साथ एक वीडियो बनाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।